ये है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपने देखा भी होगा कि आईआईटी के अंदर वहाँ पर भी देखा है थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़े जो स्टूडेंट हैं वो कम इंक्लाइंड होते हैं। देखिए, जैसा मुझे लगता है कि इंडिया के जो स्टार्टअप कल्चर है, जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से जितने स्टार्टअप निकलते हैं, जितने भी दूसरे कॉलेज से निकलते हैं, मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं। इसका बड़ा ही स्पेसिफिक रीज़न जो मुझे लगता है कि वो है शॉर्टकट। दूसरी तरफ आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी गुड बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है, उसमें समय लगता है, काफ़ी रिसर्च लगती है। तो थोड़ी ये सरप्राइजिंग बात नहीं है, जैसे आपको लगता है कि अगर अपने सुंदर पिचाई हो या फिर कोई भी बड़े बड़े हों, जैसे अब अरविंद श्रीनिवास हो, परप्लेक्सिटी के फाउंडर, वो अगर वो इंडिया में होते तो आई थिंक, जैसे बात बोलनी नहीं चाहिए, आई थिंक वो शायद परप्लेक्सिटी ना बना पाते। थिंक थोड़ा सा प्रोसेस में ही लैकिंग है, क्योंकि जो जो पाइपलाइन है वो सिर्फ ऊपर बैठे गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी, लेकिन नीचे बैठे स्टूडेंट्स तक पहुंची नहीं। तो ये बीच में ये क्या हुआ, इस पे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। जैसे आपके साथ कोरिया के स्टूडेंट भी आपके साथ वर्क करते होंगे, तो उनका आईआईटी की तरफ कैसा माइंडसेट रहता है? उनको जब मैं बताता हूँ कि मैं आईआईटी से हूँ, तो वो बड़े शॉक रहते कि ओ आप आईआईटी से हैं, तो ये तो मतलब काफ़ी मेहनत करी होगी आपने। तो हमने सुना है कि हाँ, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है आईआईटी। जैसे एक 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 वर्ड में आप इंडिया की सबसे बेस्ट चीज क्या मतलब बताना चाहोगे? तो सबसे पहले तो मतलब हम अपनी अपनी जो ऑडियंस है उनको बताना चाहेंगे, ये जो मतलब हम जिससे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, कि वो आईआईटी बॉम्बे से हैं और उन्होंने वहाँ से सीएस ब्रांच से, उन्होंने आईआईटी वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से उन्होंने बीटेक किया है वहाँ पर। और ये मतलब एआईआर वन, ये जो सॉरी सॉरी इनका जो आईआईटी में रैंक था वो एआईआर 336 है ना? जी हाँ। 336 था आपका। और जेई मेन में 245 जो रैंक था, है ना? हाँ। और इन्होंने मतलब बहुत सारे जो मतलब एक तरह से स्कॉलरशिप भी इन्होंने गेन की हैं, जैसे केवीवाई स्कॉलरशिप हैं, और 11th स्ट्रीम में भी और 12th स्ट्रीम में भी। और आपने जो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा वो जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो आईआईटी के अंदर ही दी जाती है या फिर जैसे आप जब 12th में थे तब दी गई थी आपको? जी, वो आईआईटी के अंदर ही दी जाती है, और मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था। तो अब स्टार्ट से बताइएगा कि जैसे आप जब आईआईटी का जो आपने पेपर दिया था, तो आपने जो सोचा था आईआईटी बॉम्बे के बारे में बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला था, या फिर जैसे सोचा था कि यार जो रील वगैरह देखते अपन लोग जब प्रिपरेशन करते उसके मोटिवेशन के लिए, कि यार आईआईटी बॉम्बे ऐसा है, या फिर उसके जो एलुमनाई हैं बहुत बड़े बड़े एलुमनाई होते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई थी वहां पर जाकर? अ, जी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी एज़ सच आईआईटी से। मैं तो रील वगैरह नहीं देखता था 11th-12th में। तो बस जो टीचर्स अपने मुँह से बताते थे, या फिर जो अब हमारे कोचिंग के जो एलम्स थे, वो जब जो आईआईटी बॉम्बे में भी जा चुके थे, वो जब आके हमसे बात करते थे, तो बस वही सबके मुँह से ही सुना था कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, एंड अ, बहुत खूबसूरत कैंपस है, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो डेफ़िनेटली एक्सपेक्टेशंस में तो खड़ा खड़ा उतरा ही है आईआईटी बॉम्बे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें गुज़री है, काफ़ी काफ़ी अच्छा वक़्त रहा आईआईटी बॉम्बे में। भले ही शुरुआत उतनी अच्छी ना रही हो, क्योंकि आपको पता ही है कोविड था मेरे जेईई के साल में। मैं 2020 में जेईई दिया था, तो मैं अराउंड डेढ़ साल तो मैं कॉलेज ही नहीं जा पाया, मैं घर पे ही बैठा रहा। डेढ़ डेढ़ से भी थोड़ा ज़्यादा, और बाकी अराउंड 2 ढाई साल के अराउंड मैं बाकी कॉलेज में था। तो ठीक है, वो 2 ढाई साल का ही एक्सपीरियंस है ही, बट काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अच्छा, हाँ, और ऑडियंस के लिए एक थोड़ी मतलब एक, कि इनका जब जैसे सिलेक्शन हुआ था ना, तो तभी मतलब कोरोना का टाइम था। तो ये मतलब 1 साल या डेढ़ साल के समथिंग समथिंग ये कैंपस ही नहीं जा पाए थे। जो कि सब ऑडियंस का जो आप देख रहे होंगे या जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनका सबका ड्रीम होता है कि जैसे ही एडवांस का रिजल्ट आए और वो आईआईटी बॉम्बे में पहुँचे। लेकिन थोड़ी कोरोना की वजह से ये नहीं जा पाए थे, मतलब डेढ़ साल तक ये उन्होंने मतलब कैंपस ही नहीं देखा था। लेकिन इसके बाद फिर इनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर आप जैसे आईआईटी बॉम्बे में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट अपनी कंट्री के बच्चे भी आते हैं। तो फिर वो मतलब एक सडनली वो माहौल कैसा रहता है कि जिसमें अपन आईआईटी बॉम्बे के अंदर फिर अपन को डिफरेंट कल्चर के बैकग्राउंड के बच्चे मिलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के होते हैं। तो फिर उसके बारे में आप थोड़ा मतलब अगर बताएँ तो? अ, जी, काफ़ी डाइवर्सिटी तो है ही आईआईटी में। जैसे हर स्टेट के अलग-अलग बच हर स्टेट से ही बच्चे आते हैं, और सबका अपना-अपना ग्रुप बन जाता है। ऐसे स्टेट वाइज़ भी ग्रुप बनता है, अपन ऐसे मिक्स्ड कल्चर में भी ग्रुप बनता है। यूजुअली हम लोग ऐसे जब एक विंग में होते हैं, तो एक विंग में अच्छी बॉन्डेज हो जाती है।
आपस में बातचीत एंड खाना-पीना, साथ में घूमना कहीं, मतलब बॉम्बे जैसी जगह में घूमने के लिए तो बहुत कुछ है। तो आपस में विंग के लोग चले गए, तो उसमें फिर ऐसे कल्चर का शेयर होना, बात और अ, खाना खाना-पीना सब कुछ साथ में, तो बढ़िया ही रहती है। सब अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने अपने कोचिंग के टाइम की, अपने स्कूल के टाइम की, उनके स्टेट में कैसा चलता है, कैसे चलती है चीज़ें, तो सुनने में अच्छा लगता है कि हमसे कैसे अलग है और कितना डाइवर्स है हमारा कंट्री, तो ये सब खूबसूरती है एक तरीके से। और जैसे मोस्टली स्टूडेंट के मन में ये मतलब ये जो सवाल है वो नॉर्मल रहता है। जैसे सबके मन में एक ही बात रहती है कि यार 12th के बाद जब आईआईटी एडवांस क्रैक करेंगे और आईआईटी में जाएँगे, तो एट लीस्ट जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें अच्छी खासे मज़े करेंगे। जैसे वहाँ का आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो है या फिर टेक फेस्ट है। तो आप लोगों ने मज़ा मतलब अपनी एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी रखा था फर्स्ट ईयर में। इसके बाद तो मालूम ही है कि हाँ, कि फिर दो एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। तो आपका मतलब फर्स्ट ईयर कैसा निकला था पूरा का पूरा? अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर पाएँ आप तो उसमें? फर्स्ट ईयर तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही नहीं गया था, और ऐसे मूड इंडिगो, टेक फेस्ट वगैरह सब कैंसल ही हो चुके थे कोविड की वजह से। और एकेडमिक्स भी वही ऑनलाइन क्लासेस जैसी चलती है। सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कोचिंग में हो। ऑनलाइन क्लास तो एक एक स्टेज रहा ही है सबके लाइफ में। मेरे लिए काफ़ी दुखद स्टेज रहा, क्योंकि मैं मैं ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ाई भी नहीं कर सकता, और मज़े तो ख़ैर सब कैंसल्ड ही था। तो ठीक है, बट फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं कॉलेज पहुँचा, फर्स्ट मतलब सेकंड ईयर के अराउंड एंड के टाइम, तब हमारा एक छोटा-सा मूड डिगो हुआ था। उतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा अभी होता है यूजुअली नॉर्मल टाइम्स में। वो भी तब कोविड का ही टाइम था, बट ठीक है, एक छोटा-सा रखा था, कुछ सेलिब्रिटीज़ आए थे और काफ़ी मज़े किए थे। मतलब हाँ, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना बड़ा नहीं, बट ठीक-ठाक। मतलब हमने तो कोविड टाइम में वो छोटा-सा भी इवेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो हो गया, तो लकी रहे हम। उसके बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में तो हुए ही अच्छे से। हुँ। जैसे आपने आपने मतलब जैसे एक तो हाँ, आपकी ये मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रैंक बेस्ट थी तो आपने सीएस ब्रांच को सिलेक्ट किया था या फिर एडॉप्ट किया था जैसे वहाँ पर ला जाके। ये है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो उसमें जो बच्चे जैसे सिलेक्ट करते हैं जैसे अदर ब्रांच को जैसे मतलब सिंपल सी बात है कि रैंक बेस्ट आती है तो सीएस को ही प्रेफर्ड करते हैं। लेकिन अगर एज़ अ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंट्री तो उसको मतलब और अदर ब्रांच की भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अब आपने देखा भी होगा कि आईआईटी के अंदर एटलीस्ट मैं भी आईआईटी की जैसे गया हूँ, तो वहाँ पर भी देखा है थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़े जो स्टूडेंट हैं वो कम इन्क्लाइंड होते हैं। तो इसका मतलब आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग की जैसे आप यहाँ पर साउथ कोरिया में हैं, तो हो सकता है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की उतनी बात ही नहीं होती है। या फिर कॉलेज में भी बच्चे ब्रांच को एडॉप्ट नहीं करते। अगर एडॉप्ट करते भी हैं, तो वो कोर में नहीं जाके नॉन कोर इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। तो अगर इस पे आप अपनी मतलब कुछ भी आप पॉइंट रखें? अ, देखिए, सबसे पहले मैं छोटी-सी चीज़ बस क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ कि मेरी मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आईआईटी बॉम्बे सीएस पहुँच पाऊँ अपनी जनरल रैंक के दम पे। तो मैं ऑडियंस के लिए बता दूँ कि मैं ओबीसी कैटेगरी से था और मेरी ओ ओबीसी रैंक 34 थी। तो उससे मैं आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच तक पहुँच पाया। और हाँ, उसके बाद जो सवाल आपने पूछा, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है कि इंडिया में पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का पूरे दुनिया के लिए। बट हम वो बन क्यों नहीं पा रहे हैं? सब बच्चे सीएस की तरफ क्यों भाग रहे हैं? या फिर जो कि है कॉलेजेस में चलता ही है कि दूसरे ब्रांच के होके भी नॉन कोर में फ़ोकस करने लगते हैं। तो इसका बड़ा ही साधारण सा रीज़न है कि जो जो मार्केट है, जो कि ये जॉब मार्केट है, जो प्लेसमेंट मार्केट है, वो हमेशा टेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर देने का। तो आप जैसे देखोगे कि हर कॉलेज में यही बात चलती है कि हमारे ब्रांच में तो प्लेसमेंट्स ही नहीं आती, हमारे ब्रांच में अच्छे कंपनीज़ नहीं आते। तो फिर बच्चे फिर उसी प्रेशर में आके फिर ट्राई करते हैं कि हम नॉन कोर में स्विच कर जाएँ या फिर सीएस ब्रांच की तरफ फाइट मारें, जिसमें ज़्यादा अच्छे तनख्वाह और ज़्यादा अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ की, ज़्यादा अच्छे वर्क कल्चर की अ अ, सप्लाई है। तो हम ज़्यादा अच्छे वर्क कल्चर देने वाले लोगों की डिमांड है। तो हम वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और फिर वो खुद नॉन कोर में शिफ्ट कर जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बस वही मार्केट का ही मैजिक है जो इस तरह की चीज़ें बनाता है, या फिर अ
इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन नहीं पा रहा क्योंकि उस तरीके के कंपनीज़ नहीं हैं जो एक्चुअली प्रमोट करे या वो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उन्हें जॉइन करे और फिर देश की तरक्की हो या फिर उन कंपनीज़ की भी तरक्की हो, बट वो एक्चुअली हम वहाँ पे थोड़ा-सा पीछे हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। जैसे और कोरिया की बात करूँ तो कोरिया में इतना कुछ ख़ास मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ नहीं है। यहाँ पे यूजुअली कल्चर प्रमोट करते हैं, कल्चर एक्सपोर्ट करते हैं और टूरिज़्म पे ही डिपेंडेंट है काफ़ी अच्छा। और उसके अलावा जो देश मुझे ध्यान आता है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से वो है चाइना। चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे देश के लिए और उन्होंने इन चीज़ों में फ़ोकस किया है, जो मैंने बताया कि हम इंडिया में लैग करते हैं। तो हमें उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें फॉरेन कंपनीज़ या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना होगा अपने मार्केट की तरफ, ताकि वो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को बनाएँ या फिर हम खुद भी अपने स्टार्टअप्स बना सकते हैं अ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान आकर्षित करें स्टूडेंट्स का। थोड़ा मतलब इस वाले जो पोर्शन है ना मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन, इसको थोड़ा मैं लेंदी रखूंगा। वो मैं मतलब मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था, क्योंकि अपन इंडिया में अभी पूरे के पूरे जो न्यूज चैनल हैं या फिर यूट्यूबर हैं, वो थोड़े मतलब ये या फिर जो भी इस तरह की कैटेगरी के पॉडकास्ट करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेक्टर कवर ही नहीं किया जाता है। जबकि आज आज पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इनक्लाइंड है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करेगा कौन? गवर्नमेंट को तो करना नहीं है, या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनको करना नहीं है, करना किनको है? इंजीनियर को। और मोस्टली जो टियर वन इंजीनियर कॉलेज से आती है ना स्टूडेंट, उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो अपने इंडिया में बात तो मतलब जो पॉलिसी है वो पूरी की पूरी इंक्लाइंड तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है। लेकिन आपको वो लेवल के इंजीनियर ही नहीं मिल रहे जो जिस लेवल के इंजीनियर आपको चाइना में या फिर आपको जर्मनी में मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो ऐसी मशीनें हैं जो अपन आज भी भारत अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है। जैसे आपने देखा हो एमआरआई मशीन जो हेल्थ केयर में यूज होती है, या फिर एक्सरे मशीन। आज आज जाके मतलब आज जाके इतने सालों बाद हम लोगों ने इंडाइजीनियस एमआरआई मशीन बनाई है। तो ये सीधा सा सीधा आंसर है कि हमारे पास इंजीनियर तो हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तरफ ज्यादा है, मतलब इंक्लाइंड है। हमारे तरफ मतलब वो इंजीनियर नहीं है जो एक प्रोडक्ट बना के दे, प्रोडक्ट को मतलब दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि जर्मनी की कोई भी चीज है अगर, तो उस पे अगर अपन को एज आ इंडियन अपन को भी ट्रस्ट आ जाता है कि अगर उस पे लिखा है मेड इन जापान या फिर मेड इन सॉरी जर्मनी, और एक पे लिखा है मेड इन इंडिया, तो अपन का एक माइंड सेट ही है कि अपन लोग वो वाली मतलब ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को अपन सिलेक्ट करते हैं जिसपे मेड इन जर्मनी लिखा है। तो ये सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में मतलब एक तरह से ज्यादा अच्छा है, मतलब उसमें एक्सेल किया है। तो इस पे मतलब जैसे आपने बोला ना कि अभी चाइना, अगर अपन को मैन्युफैक्चरिंग सीखना है तो चाइना के बारे में, तो थोड़ा इसको आप थोड़ा सा और भी मतलब इसको सिंपलीफाई करें, क्योंकि आप तो आईआईटी बॉम्बे से हैं, तो आपने वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जैसे मैकेनिकल के, सिविल के, और एक ऐसी ब्रांच जो ऑडियंस को भी सुनने में काफी मतलब इंटरेस्टिंग आएगा, एक ऐसी ब्रांच जैसे मटेरियल साइंस। ये ब्रांच जिसको कोई भी ऑप्ट नहीं करता, और आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट विदाउट मटेरियल रिसर्च के नहीं बन सकता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, लेकिन एज अपन के इंडिया में या फिर आईआईटी में इस ब्रांच को बहुत मतलब कम मतलब जो रैंकिंग दी जाती है। तो थोड़ा इसको आप अपने जो स्टूडेंट ग्रुप है या फिर पीयर ग्रुप के हिसाब से इसको थोड़ा समझा सकें कि क्यों नहीं वो सिलेक्ट करते। हुँ। तो मैं इतना ही कहूँगा अभी अभी मैं एकदम बेस्ट इंसान तो नहीं हूँ इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, बट मैं ट्राई करूँगा अपने हिसाब से मुझसे जितना हो सके। तो देखिए, जैसा मुझे लगता है कि इंडिया के जो स्टार्टअप कल्चर है, जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से जितने स्टार्टअप्स निकलते हैं, जितने भी दूसरे कॉलेजेस से निकलते हैं, मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं। इसका बड़ा ही स्पेसिफिक रीज़न जो मुझे लगता है कि वो है शॉर्टकट, क्योंकि सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत जल्दी है। आप तुरंत डिप्लॉय कर सकते हैं, आपका स्टार्टअप जल्दी खुल जाएगा। बट तो ये शॉर्टकट के पीछे लोग भागते हैं कि हमें जल्दी से पैसे बना लेने हैं, हमें ज़्यादा रुकना नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी गुड बनाने के लिए उसमें टाइम लगता है, उसमें समय लगता है, काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारे लोग लगते हैं काफ़ी लेवल पे जो कि उसकी टेस्टिंग करें, चेकिंग करें, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है उनके लिए, जो कि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, जब छोटा-सा इन्वेस्टमेंट और फिर पैसे भी तुरंत बनने लगते हैं। तो फिर सभी इसी के पीछे भागते हैं, इसी का फिर डिमांड बढ़ जाता है, बट
इंडिया में पोटेंशियल है, किसी को तो खड़ा उतरना पड़ेगा कि कुछ लोगों को ज़रूर कुछ लोग ज़रूर ट्राई कर रहे हैं इसके पीछे। काफ़ी स्टार्टअप्स है, काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में मैंने सुना है अ, जो जो रॉकेट इंजन पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर ड्रोन्स पे रिसर्च कर रहे हैं, जो कि इंडिया के अपने खुद के स्टार्टअप्स हैं, जो ये सब बना रहे हैं, ना कि फॉरेन से लाए हुए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, कोई तो स्टेप अप कर रहा है इनके पीछे भी। और ज़रूर इंडिया के इंजीनियर्स में पोटेंशियल है, बट अ, दिक्कत वही है कि लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, जो कि मैं पहले ही पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ कि हाँ, लोग सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर में चले जाना काम ईज़ी है, पैसे भी तुरंत बनते हैं और पैसे भी ज़्यादा बनते हैं। ये एक माइंडसेट हो जाता है लोगों का। तो थोड़ा मैं मतलब जैसे अभी बोलिए। हाँ नहीं, मैं ऑडियंस को थोड़ा मतलब क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग मतलब जो हमारे गेस्ट हैं, वो सीएस ब्रांच से हैं, लेकिन फिर भी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली हर किसी को अगर कोई सीएस ब्रांच का स्टूडेंट हो, वो भी आईआईटी बॉम्बे से, क्योंकि आप समझ सकते हो सबका ड्रीम होता है, और ड्रीम आईआईटी बॉम्बे होता है, और उसमें भी सीएस ब्रांच सबका ड्रीम होता है। तो अगर वो अपने मतलब अपना जो ओपिनियन रखें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो उसका इम्पैक्ट हमारी ऑडियंस की तरफ ज़्यादा होगा। इस वजह से मैं आपको मतलब सीएस ब्रांच के स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछ के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पूछ रहा हूँ, क्योंकि हो ना हो आपकी इस बात से जो आने वाले के जो एस्पायरेंट हैं, वो कम से कम अपनी जो ऐसी ब्रांच को सिलेक्ट करें जिनसे अपना इंडिया मतलब प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट नेशन बने, जिसकी अभी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ब्रांड भी हमारे माइंड में नहीं आता मतलब ध्यान में, कि जो मतलब पीसी बनाता हो, लैपटॉप बनाता हो, ना तो एक एक प्रोडक्ट या जो मोबाइल बनाता हो। जैसे सैमसंग देख लो आप, अभी आप सैमसंग में वहां पर जैसे जॉब कर रहे हो, तो हमारे इंडिया में तो कोई मोबाइल का ब्रांड है ही नहीं। तो वो है ना कि घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग पावर अपना विदाउट ऐसे इंजीनियर नहीं बन पाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग वाली ब्रांच सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। और मुझे एक्सपीरियंस एक्चुअली थोड़ा-सा, मैं ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे दोनों फ़ील्ड में एक्सपीरियंस है। मैंने जो इंटर्नशिप वगैरह की है अपने कॉलेज के दौरान, वो मोस्टली सॉफ्टवेयर स्पेसिफ़िक ही थी, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में ही थी। बट जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, वो एक्चुअली, हाँ, मैं जिस टीम में काम करता हूँ, वो आरवीसीज़ बनाती है। आरवीसी जो है, वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब सैमसंग का ही जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर होता है। इंडिया में काफ़ी रेयर है, बट कोरिया में काफ़ी डिमांड में, कोरिया और यूएस मार्केट में काफ़ी डिमांड में है। तो हम उसी में ही काम करते हैं। एंड उसकी मैंने लाइक लाइफ साइकिल देखी है कि हाँ, कैसे-कैसे। मैं तो ख़ैर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में काम करता हूँ, बट जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो सर्किट्स बनाती है, जो उसके सेंसर्स वगैरह पे काम करती है, उसकी टेस्टिंग करती है, उसकी क्वालिटी चेकिंग होती है, तो एक लंबा साइकिल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लग जाता है। तो सैमसंग क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो वो कर पाती है इस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट। छोटे स्टार्टअप्स के लिए मुश्किल हो जाता है बड़े इन्वेस्टमेंट से शुरू करना। बट देखा जाए तो इस फील्ड में भी पोटेंशियल है। और अ, सॉफ्टवेयर में भले ही आपको शॉर्टकट दिखे, आपको दिखे कि हाँ, जल्दी जल्दी से हम खुद को डिप्लॉय अपने खुद को मतलब ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट आप लॉन्ग टर्म में सोचे तो ये आपको काफ़ी सैटिस्फैक्शन भी देगा कि हाँ, इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाना, आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट में दिख रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने जैसे उसको चलना सिखाया, वो वैसे ही चल रहा है। तो वो देखने में एक अलग सैटिस्फैक्शन होती है। और इसमें भी अपना ही मज़ा है। और अगर आपका पैशन है तो बिल्कुल उसे फ़ॉलो करें। लाइक सॉफ्टवेयर के पीछे अगर आप अ, देना चाहें, आप जा सकते हैं, बट अगर आपका वो पैशन नहीं है तो आपको लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी उसमें कभी भी। तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपका सही में पैशन है कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो आप उसी की तरह जाएँ। अपन शिफ्ट करते हैं हम आईआईटी की तरफ, जैसे कि पीयर ग्रुप की तरफ। जैसे पीयर ग्रुप कितना हेल्पफुल होता है, और पीयर ग्रुप हमें सेम ब्रांच का रखना चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का? मतलब जैसे पीयर ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के होने चाहिए या फिर सेम ब्रांच के मतलब बेस्ट रहते हैं अगर अपन को ग्रोथ लेना है या? ग्रोथ के हिसाब से, जैसे मेरा जो पीयर ग्रुप था वो इसीलिए ही बना था क्योंकि मुझे साथ में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते थे, क्योंकि यूजुअली मेरे कुछ कोटा के दोस्त थे, बट हाँ, उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो तो अच्छे दोस्त थे ही, बट क्योंकि कॉलेज के जो हमारे
ब्रांच के प्रोजेक्ट्स होते थे वो हमें ग्रुप प्रोजेक्ट में करना होता था। तो हम लोग आपस में ही ग्रुप कर लेते थे क्योंकि हमारी समझ अच्छी बनती थी। हम लोग ऐसे किसी दूसरे जो जिनसे हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई उनके साथ काम करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि तो वो समझ ना बैठ पाए अ, कि वो नोक-झोंक बन जाए कि हमने इतना काम किया, आपने इतना काम किया तो उसमें वो बैलेंस नहीं बैठ रहा। तो वो चीज़ें नहीं होती थी अगर हम साथ के ग्रुप में रहें। क्योंकि हम ऐसा करते थे कि हाँ, एक कोर्स का प्रोजेक्ट मैंने कर लिया, उसने दूसरे कोर्स का प्रोजेक्ट कर लिया। तो टाइम भी बचता था और चीज़ें जल्दी भी हो जाती थी। और अ, पीयर ग्रुप का और इसके अलावा काम में जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरे ब्रांच का बनाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बनाइए बट हाँ, वो शायद आपको एकेडमिक्स में हेल्प ना कर पाए क्योंकि एकेडमिक्स में हमें सेम ब्रांच वालों के साथ प्रोजेक्ट करना होता है। वो आप बिल्कुल उनके साथ हमारे विंग में जैसे ऐसे मिक्स्ड ब्रांच के ही लोग होते थे, कोई इलेक्ट का है, कोई सिविल का है, कोई सीएस का है, तो हम आपस में खेलने जाना, घूमने जाना वो सब तो चलता ही था। यहाँ पर थोड़ा मैं अपना जैसे ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने जाके जैसे वहाँ पर जाके मैंने देखा है कि इस समय पर एआई के जो अभी जैसे एआई का इंटीग्रेशन हुआ है बहुत मतलब बहुत रैपिडली। जैसे अगर अगर जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बच्चे अगर पीयर ग्रुप बनाए तो वो कोई भी प्रोडक्ट को मतलब तेजी से निकाल सकते हैं। जैसे ये मतलब मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, एज अ ऑडियंस को बता दूं, मैं कोई मतलब इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने ऑन जैसे ऑन ग्राउंड पर जाके देखा है कि अगर इंजीनियर अगर एक उनका जो पीयर ग्रुप है अगर वो डिफरेंट ब्रांच का हो तो आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट बहुत फास्ट तरीके से ऑन ग्राउंड पे आ सकता है। जैसे अगर जैसे एक ग्रुप एक जो पीयर ग्रुप है अगर उसमें वो सेम ब्रांच के बच्चे रहे तब वो एक ही चीज को मतलब सर्कुलेट होगी, मतलब एक ही टाइप की चीज सर्कुलेट होगी। लेकिन अगर जैसे मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि अगर उसमें डिफरेंट ब्रांच के बच्चे हैं, अगर वो 10 डिफरेंट ब्रांच के बच्चे हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट को जो उन्होंने आइडिया में सोचा है यहाँ पर उसको वो फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका से वो ऑन ग्राउंड पे ले आ सकते हैं। जैसे जैसे एक तरह से जैसे अगर इलेक्ट्रिकल का कोई आपका जो दोस्त है तो वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट समाज मतलब उसको हैंडल कर सकता है। और एक सीएच ब्रांच का बच्चा वो कोडिंग के थ्रू उस चीज को कोडिंग कर सकता है। और एक मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है वो उसके पार्ट को डिजाइन कर सकता है। और आई थिंक आपने भी देखा होगा कि जैसे चाहे वो डीजीआई कंपनी हो उसमें भी तो स्टूडेंट आप ही की उम्र के होते हैं मोस्टली, जैसे जो प्रोडक्ट वो ऑन ऑन ग्राउंड पे ले आते हैं। तो वहां पर मतलब मुझे यही लगता है कि वहां पर जैसे जो एक ब्रांच है, शायद मैं थोड़ा गलत बोलूं उस ब्रांच के बारे में, जैसे मेका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, उसमें मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सीएस इन तीनों का इंटीग्रेशन होता है। तो मतलब ऐसी ब्रांच है, ऐसी ऐसी मतलब पीयर ग्रुप, अगर आपका ओपिनियन हो कोई इस बारे में, इस पॉइंट के बारे में आपका ओपिनियन क्या है कि डिफरेंट ब्रांच के बच्चे एक पीयर ग्रुप में होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, अगर आपका स्टार्टअप का प्लान है, तो बिल्कुल ये ज़रूर हेल्प करेगा आपके दूसरे ब्रांच के दोस्त के साथ अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हैं साथ में। तो उनका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस सब कुछ मिल-जुल के ही एक स्टार्टअप बनता है। स्टार्टअप में सिर्फ़ कोडिंग नहीं होती या फिर सिर्फ़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता। काफ़ी चीज़ें लगती है, मार्केटिंग लगती है, इन्वेस्टर्स लगते हैं, फिर उसके बाद अ, एचआर डिपार्टमेंट होता है अलग से। तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी बड़े टीम की और हर एक का अपना-अपना डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल तब ज़रूर मुझे लगता है मेरे हिसाब से भी जो कि आपने कहा कि मैं एग्री करता हूँ इस बात पे कि हाँ अ, दूसरे ब्रांचेज़ के दोस्त होना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन केसेस में। और जैसे आपने इंटर्नशिप की, आपने आपने तो शायद मतलब 2-3 जगह इंटर्नशिप की, तो आप अपने जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा शेयर करें कि जैसे ऑडियंस को भी मालूम चले कि इंटर्नशिप इंटर्नशिप जब आपका जैसे प्लेसमेंट से पहले आपकी इंटर्नशिप कितनी इम्पोर्टेंट है और उसमें आपको कौन-कौन सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिससे आप जब आगे प्लेसमेंट में कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो वो आप पहले से ही सीख सीख लेते हो कि आपको कंपनी में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको कैसे वहाँ पर वर्क करना है। तो आप अपने जो इंटर्नशिप की जर्नी है उसको थोड़ा शेयर करें कि आपकी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो आई थिंक शायद बिंजू में थी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। तो उसकी थोड़ी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि उसमें जो एक्सपीरियंस होता है कि मतलब ऑन ग्राउंड पे, क्योंकि शायद आपने जो जितनी भी इंटर्नशिप की वो आपने ऑन एक तरह ऑन साइट पर की, जैसे वहीं मतलब जो भी उनका ऑफिस है वहां पर जाकर। हाँ, नहीं एक्चुअली इसका उल्टा ही हुआ है, मेरे सारे इंटर्नशिप ऑफ़लाइन ही रहे हैं, बस वो विन्ज़ो वाला जो इंटर्नशिप था वही ऑन साइट था। तो विन्ज़ो की बात
मतलब विंज़ो तो बहुत ही इनिशियल था मेरा, लाइक सेकंड ईयर समर वेकेशंस में हमारे आईआईटीज़ में हमें प्लेसमेंट मतलब सॉरी इंटर्नशिप ऑफर्स की जाती है। तो उसमें से मैं भी एक सेलेक्टेड था और फिर मैं विंज़ो में इंटर्न किया। तो खैर वो मेरी फर्स्ट टाइम वर्क लाइफ एक्सपीरियंस थी कि काम कैसे होता है। तो काफ़ी अच्छा बीता वो और मेरे रिमार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे उस वक़्त अ, विंडो से एंड अ, उसकी ऑफ़र भी आई थी उस इंटर्नशिप से कि जॉब ऑफ़र भी बट क्योंकि अगर मैं जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मैं अपने अगले इंटर्नशिप सीज़न पे हमें अलाउ नहीं करते प्लेसमेंट सेल के थ्रू, तो इसलिए मैं वो एक्सेप्ट नहीं किया। बट ऑफ़र भी काफ़ी अच्छा था बट ख़ैर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद मेरी दूसरी इंटर्नशिप जो थी वो शायद वो थी ट्रायोलॉजी या हाँ, ट्रायोलॉजी? ट्रायोलॉजी में थी, राइट, हाँ, ट्रायोलॉजी इनोवेशंस में थी। तो ट्रायोलॉजी इनोवेशंस में ख़ैर वो तो एक मेरे दोस्त के रेफ़रल के थ्रू लगा था क्योंकि मेरे एक दोस्त का भी इंटर्नशिप लगा था और अ, उसने रेफ़र कर दिया था मुझे, तो मेरा टेस्ट वाला पार्ट स्किप हो गया था, फिर मैं इंटरव्यूज़ के थ्रू सेलेक्ट हो गया था। तो ट्रायोलॉजी में भी एक्सपीरियंस अच्छा था बट वो रिमोट था और फिर वो मैंने अपने कॉलेज के अराउंड थर्ड ईयर का जो विंटर वेकेशन होता है उसके अराउंड किया था। और उसमें भी पूरा ही वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही था। विंडो में भी सेम ही था, सारे इंटर्नशिप मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले ही रहे। और फिर उसके बाद ट्रायोलॉजी का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर उसके बाद जब हम मेरी तीसरी इंटर्नशिप थी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऑन साइट होगी और मैं खूब एक्साइटेड था कि मैं कोरिया आऊँगा पहली बार। बट बहुत ही एंड मोमेंट पे हमें बताया गया कि अनफॉर्च्यूनेटली हम आपका इंटर्नशिप जो है अ, ऑफलाइन रख रहे हैं और आपको वर्क फ्रॉम होम करना है इंटर्नशिप के लिए बट आपको 1 वीक के लिए कोरिया आने दिया जाएगा एंड में। क्योंकि वो कोविड का ही आफ्टर इफेक्ट था जो शिफ्ट होके इस इंटर्नशिप पे पड़ा था। तो ख़ैर अपना मन भारी करके मैंने इस इंटर्नशिप को कंटिन्यू किया। क्योंकि ये ऑनलाइन था और मेरा काम भी मतलब मुझे इतना पसंद नहीं था उस वक़्त तो एक दूसरे मतलब थोड़ा-सा मशीन लर्निंग फ़ील्ड में था और फिर ऑनलाइन में भी मुझे दिक्कत हो रही थी घर से इंटर्नशिप करने में। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ओकेश रहा बट फिर मैं जब कोरिया आया और फिर मैं अपने इंटरव्यूज़ दिया यहाँ पे, तो वो काफ़ी अच्छे गए मेरे इंटरव्यूज़, मेरे टेस्ट वग़ैरह काफ़ी अच्छे गए और फिर उस हिसाब से फिर मैं सेलेक्ट हो गया और मुझे जॉब ऑफ़र मिल गया। जॉब ऑफ़र ट्रायोलॉजी से भी आया था बट ट्रायोलॉजी का अगेन मैंने ट्रायोलॉजी का जॉब ऑफ़र तब के लिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो कैंपस से बाइंड नहीं था। और फिर उसके बाद फिर मैंने सैमसंग का जब ऑफ़र आया तो मैंने सैमसंग का ऑफ़र एक्सेप्ट प्रेफ़र किया ओवर ट्रायोलॉजी। एंड देन उसके बाद जो मेरी चौथी इंटर्नशिप थी वो वो थी अबैकस डॉट एआई और अबैकस डॉट एआई में मतलब मैं तो श्योर ही था कि मैं सैमसंग में ही कंटिन्यू करूँगा। अबैकस डॉट एआई में मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में काफ़ी फ्री था। मतलब 7th सेमेस्टर भी फ्री था, बट 8th सेमेस्टर में जो था टाइम काफ़ी था, तो मैंने सोचा इंटर्नशिप ही कर लेते। एंड देन फिर मैंने वो इंटर्नशिप की अराउंड 7 महीने तक की और फिर अम, जो मेरे मैनेजर्स वगैरह थे उनको पता ही था ऑलरेडी कि मेरी ऑलरेडी जॉब ऑफ़र है। तो ख़ैर यहाँ से भी उन्होंने मतलब एक सॉफ्ट ऑफ़र टाइप कहा ही था कि अगर तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। बट फिर मैंने कहा कि मैं एक बार ऑन साइट एक बार कोरिया एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो फिर मैं ख़ैर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से अपने शायद 4 अराउंड 4 बता दिए मैंने, तो 4 इंटर्नशिप्स के बाद मैं अपनी अपने जॉब में लैंड किया हूँ। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से एकदम ही अलग काम हुआ। तो ख़ैर मैंने अपना एक्सपीरियंस पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिल्ड किया, कभी पाइथन, कभी जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और काफ़ी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में। बट जब मैं यहाँ आया तो मैं एक टाइज़न ओएस नाम का एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, तो उसके लिए ऐप्स बनाने होते हैं, वो सी प्लस प्लस में होता है। तो वो सी प्लस प्लस में फिर मैं अपना ऐप डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ बट यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग इसलिए है क्योंकि हमारे पास वो जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बारे में मैंने आपको बताया कि क्योंकि उसमें हमें बचत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम उसमें बहुत फ़ास्ट प्रोसेसर्स या काफ़ी बड़ी मेमोरी या जीपीयूज़ वग़ैरह नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्वियस है कि उसका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज़ में पूरी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो
इसमें भी अपना ही थ्रिल है कि हाँ, आपके पास चीज़ें कम हैं तो आपको कोड लिखने में कंजूसी करनी है। तो उसमें ख़ैर अपना ही अलग मज़ा है। तो जैसे आपने अभी पूरा मतलब थोड़ा एआई की बात अभी आपने बोली है, तो ऑडियंस भी थोड़ी इंतज़ार कर रही होगी कि एआई की में जो एआई के बारे में भी आप बताएँ। जैसे अभी आपने जैसे सीएस ब्रांच को एडॉप्ट किया था। जब आपने आईआईटी बॉम्बे में आए थे, तब शायद 2020 में या फिर 21 में उतना एआई का उतना मतलब एक तरह से मार्केट में उतना वो मतलब बोल-चाल नहीं था इतना। लेकिन अभी इस समय पे आपको मालूम है कि जो एआई के थ्रू आप ऐप को डेवलप कर सकते हो, और मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर जो मेरे माइंड में 2-3 साल पहले कोई एक प्रोजेक्ट था, जैसे कि मुझे ये बनाना था, तो मैंने भी उसको सिर्फ़ ये मतलब जैसे जो उसका एंथ्रोपिक है ना, एंथ्रोपिक क्लाउड, वहाँ पे जाके मैंने उसको सिंपल भाषा में जो अपनी मैनुअल लैंग्वेज होती है, उसमें उसको इनपुट और आउटपुट लिया था और उसने बना के भी दिया था। तो आप अभी इसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, जैसे जो अभी जो आने वाले बच्चे हैं, एस्पायरेंट हैं, वो इस या सीएस ब्रांच को अगर एडॉप्ट करते हैं, तो उसमें वो अपने एआई की जो टूल है, उनको वो कैसे इंटीग्रेट करें? और कौन-सा जो एआई टूल अभी आप यूज़ करते हो, अगर जैसे बता पाओ, जैसे एंथ्रोपिक, क्लॉड, माइनस एआई कोई भी हो, क्योंकि मुझे तो उतना मालूम नहीं है, तो ऑडियंस आप सब इन्हीं से सुन लीजिएगा कि ये कौन-सा जो एआई टूल है, वो यूज़ करते हैं अभी जहाँ पर एक जैसे सैमसंग में है ना, तो आप कोडिंग के लिए उसकी या फिर कोडिंग को फास्ट करने के लिए, जैसे कोडिंग तो ये मैनुअली करते होंगे शायद, और या लेकिन उसको फास्ट या उसको रिफाइन करने के लिए जो कौन से एआई टूल आप यूज़ करते, तो उनको थोड़ा-सा आप उनको एक्सप्लेन करें। जी, एआई टूल तो मैं यूज़ करता ही हूँ बट शुरू से शुरुआत करें तो जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में हाँ, जब मैं जॉइन किया था कॉलेज तो एआई का उतना एक्सपोज़र नहीं था। तो बिल्कुल सच बात है ये, एआई मेरे लिए पर्सनली एआई की शुरुआत चैट जीपीटी से हुई थी। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो तब तो ख़ैर काफ़ी बेसिक से मॉडल थे, इतने अच्छे आंसर्स नहीं हुआ करते थे, अब तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और जब मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छा मतलब सही में आप एक बार ट्राई क मतलब मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखें। काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके अलावा एआई टूल्स पे अगर मैं आऊँ तो ख हमारी कंपनी के अंदर कंपनी के नेटवर्क में खुद के अलग एआई एजेंट्स होते हैं, तो वो एआई एजेंट्स मैं यूज़ करता हूँ स्पेसिफ़िकली क्योंकि मैं कोरिया में हूँ तो ट्रांसलेटर काफ़ी यूज़फुल है और उसके अलावा कोडिंग में मैं एक क्लाइंट नाम का एआई यूज़ करता हूँ। एआई एजेंट यूज़ करता हूँ। तो क्लाइंट जो है वो ओपन सोर्स है बट हमारे कंपनी के एक एक टीम ने बेसिकली उसको और डेवलप किया एक्टिवली और काफ़ी अच्छा एक वीएस कोड में इंटीग्रेटेड सेटअप बनाया है। तो अ, वो मतलब बिल्कुल हमा अगर आप सही से एआई यूज़ करना जानें तो हमारे काम को वो काफ़ी ईज़ी कर देता है, ऑटोमेट कर देता है और फिर क चीज़ें काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। तो ये सब तो है ही, ये सब बाकी ऑडियंस भी जानती ही होंगी बट कौन-सा टूल आपके लिए अच्छा है ये तो मतलब आपके काम के स्पेसिफिक ही डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा कि आप रिसर्च करें या फिर आप खुद एआई जो भी आप एआई यूज़ करें उसी से पूछें कि क्या बेटर है? क्या मुझे दूसरी जगहों पे स्विच कर जाना चाहिए या फिर अ, कोई दूसरे टूल्स यूज़ करना चाहिए? क्या इस काम के लिए कुछ और बेटर अवेलेबल है? तो गूगल का जैसे जेमिनी है या फिर चैट जीपीटी है, वो सब काफ़ी अच्छे से ये सब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देते हैं इन सब पे। तो जाके बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। और जैसे अभी अभी आप पर्सनली बता सकते हो कि आप जैसे पर्सनली एआई का यूज़ है, या फिर पर्सनली जो एआई के सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर आपकी जो पीसी हो, मैक हो, उसमें आप पर्सनली कौन से जैसे ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं? पर्सनल लाइफ़ में तो मैं चैट जीपीटी ही यूज़ करता हूँ क्योंकि जो बाकी है मतलब यूजुअली कोडिंग रिलेटेड मैंने सुना है क्लॉड डॉट एआई जो है वो काफ़ी अच्छा हाँ, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है कोडिंग में बट हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी में आई थिंक उसका टेस्ट केस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग उसे यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप ही रिफ़ाइन होते रहता है। उसपे रिपोर्ट्स जाते हैं काफ़ी एक्टिवली और उसमें डेवलपमेंट भी काफ़ी एक्टिव होती है। या फिर अ, यूँ मान लीजिए कि जितने ज़्यादा आप गलतियाँ निकालोगे, उतने ज़्यादा वो अच्छा ही होता जाता है। तो वो एक बात आ जाती है चैट जीपीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स में। तो और मुझे इतनी मैं कोई पर्सनल लाइफ़ में इतनी कोई ख़ास कोडिंग नहीं करता, छोटे-मोटे स्क्रिप्ट्स ही लिखने होते हैं, तो चैट जीपीटी वो सब सँभाल लेता है बट और मेरे कंपनी के नेटवर्क में मैं चैट जीपीटी एक्सेस नहीं कर सकता और क्लाइंट काफ़ी डिसेंट आंसर दे देता है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। काफ़ी अच्छा एआई एजेंट है और वो क्योंकि वो वीएस कोड में इंटीग्रेटेड है, तो वो अ, फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह डायरेक्टली रीड कर लेता है और फिर उस हिसाब से खुद से ही आउटपुट देने लगता है या फिर खुद से ही कोड उनमें अपडेट करने लगता है फाइल्स में। तो
वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है, कॉपी पेस्ट का झंझट बच जाता है और टोकन लेंथ वगैरह वो सब की वो सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और इसलिए जैसे हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा ऑडियंस के लिए एक शॉकिंग मतलब क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपको ऑडियंस को भी मालूम है और जैसे आपको भी मालूम है कि हमारे जो इंजीनियर हैं, जैसे अपने इंडिया के इंजीनियर, वो सीएस ब्रांच में या फिर कोडिंग में बहुत मतलब टॉप टॉप क्वालिटी के इंजीनियर हैं। लेकिन फिर भी हमारे कंट्री से अभी तक कोई भी एलएलएम मॉडल अभी अभी तक नहीं निकला। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना ने डीप सीक को निकाल दिया, और जो मतलब एक तरह से अदर है अमेरिका के हैं, उनके तो बहुत सारे हैं, क्लॉड हो या फिर बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोगों के पास टॉप क्वालिटी के, हो सकता है कि ये जो एलएलएम है या फिर चैट जीपीटी है, वो उनके जो बिहाइंड में है, जो वो हमारे ही इंजीनियर हो। लेकिन कोई फ्रंट में आके एजा जैसे कोई इंडाइजेनियस यानी कि कोई बिल्कुल भारत में बना हुआ एलएलएम क्यों नहीं बना पाया अभी तक। अभी तक इंडिया से कोई मतलब इतना बेस्ट मॉडल क्यों नहीं आया कि हम और आप इंडिया के जो एलएलएम है उसको यूज करें। जैसे हम अभी चैट जीपीटी को यूज करते हैं, आपने बोला कि कोडिंग में क्लॉड है, लेकिन अगर कोई इंडिया का कोई एलएलएम निकालता तो वो उसको यूज करना ही नहीं चाहता, उसको ट्रस्ट ही नहीं आता। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन करें अगर आप। हाँ, ये ट्रस्ट इश्यू तो है ही, बट सच्चाई मतलब ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एआई रेस में थोड़े से पीछे हैं बाकी देशों से। हमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट थोड़ा कम है। हम एआई पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और साधारण सी बात है, अगर हम फोकस कम कर रहे हैं तो रिसर्च में मतलब हम पीछे ही रह जाएँगे इस रेस में। और ज़िम्मेदारी हमारी ही बनती है हम जैसे इंजीनियर्स की कि हम पार्टिसिपेट करें आर-एन-डी में और अ, उसको बढ़ावा दें। जैसे मेरा एक दोस्त था कॉलेज के टाइम पे, वो इन आर-एन-डीज़ में एक बार उसने 1 सेमेस्टर इस आर-एन-डी में काम किया था, जिसमें हमारे एक प्रोफ़ेसर ने कुछ मैं डिटेल्स में इतना डिटेल में जानता नहीं, बट कोई एक एआई का नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो एक आईआईटी बॉम्बे में ही एक एलएलएम बना रहे थे। तो ख़ैर उसने तो बताया काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसको एआई वग़ैरह में इंटरेस्ट भी काफ़ी था, तो उसने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी किया था। और शायद बाकी आईआईटीज़ में भी हाँ, बाकी आईआईटीज़ में भी आई थिंक इस पे रिसर्च चल ही रही होगी। और बिल्कुल अगर हम स्टूडेंट्स अगर चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। अगर हमें ही पार्टिसिपेट करना होगा, अगर हम चाहें कि अब हम अपने देश को रिप्रेज़ेंट करें इंटरनेशनली इस एआई रेस में। थोड़ा थोड़े इस क्वेश्चन को हम ऑडियंस की तरफ से थोड़ा मतलब लेंदी करेंगे, क्योंकि अभी एआई का जो मतलब एक्सपोजर है वो मतलब एआई का मार्केट में ज़्यादा ही बोलबाला है, जस्ट लाइक गोल्ड और सिल्वर की तरह। जैसे गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से एआई का भी इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से बहुत रैपिडली हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने बोला ना कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंटेंस या तो मतलब मनी की ज़रूरत होती है, इंटेंस थोड़ी मतलब ज़्यादा एक रिसर्च वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग ऑलरेडी सीएस में या फिर कोडिंग में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ऑलरेडी आगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि मतलब एआई टूल आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोई वर्ल्ड लेवल का टूल नहीं आ रहा है। जैसे जैसे अपन मानस एआई की बात करें, वो चाइना की तरफ से आया था, बहुत बेस्ट एआई टूल था, उसकी चर्चा भी हुई थी और बाकी ये सारे मॉडल भी थे। लेकिन अभी तक जैसे सब सिर्फ ऐसे अपन को एक तरह से उसकी मार्केटिंग तो हो जाती है कि आईआईटी मद्रास इस वाले एआई टूल को बना रहा है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड पे दिखते ही नहीं है। अगर कोई भी जैसे एक नॉर्मल, जैसे मैं भी मतलब कोई इंजीनियर नहीं हूँ या फिर ऑडियंस है वो भी इंजीनियर नहीं है, अगर वो इन टूल को एक्सेस करे तो वहां पर एक्सेस ही नहीं रहता। या फिर जैसे वो भावेश अग्रवाल है, आपके आईआईटी बॉम्बे से थे, उन्होंने अपना एआई टूल बनाया था, शायद वो ओला कृत्रिम करके नाम से था। तो अब उस पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आता है। वो या तो वो मतलब उसको खुद ही नहीं रेक्टिफाई या उसको रिफाइन करते हैं, और तो पब्लिक फिर यूज क्यों नहीं करती उसको। इसमें थोड़ा आप बताएं कि मतलब इंडिया के पास इतना टैलेंट होने के बाद भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑलरेडी मतलब पीछे था ही, लेकिन एआई रेस में भी वो ऑलरेडी पीछे कैसे हो रहा है। अ, अब क्योंकि ऑलरेडी कुछ टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर मैं अपने यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ से बताऊँ, मैं अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ, मैंने वो सेम क्वेश्चन एक एक एआई टूल में दिया जो कि किसी इंडियन ने बनाया है, और फिर वही सेम जो कि एक यूएस की कंपनी है, सेम क्वेश्चन डाला, तो मुझे वो यूएस की कंपनी वाला एआई ज़्यादा बेटर आंसर दे रहा है। तो मैं अपना अगला क्वेश्चन भी उसी को पूछता हूँ, मैं दोनों में पूछ के फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ये एक यूज़र का मेंटालिटी सेट हो जाता है कि फिर उस पे ट्रैफ़िक जाना बंद हो जाता है।
क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड एआई हैं, हम जो कि रेस में पीछे है एआई में, वो उन एप्स में हम जाना प्रेफर ही नहीं करते। तो फिर लगता है कि हाँ, हम टाइम वेस्ट कर क्यों करें, हम जब ऑलरेडी एक बेटर आंसर मिल रहा है। तो ज़रूरत ये है कि हम उन जो कि ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड एआई है, जैसे कि जीपीटी या फिर क्लॉड है, हमें उनको आउट परफॉर्म करना है कैसे भी। और फिर हमारे पास उसी सेम लॉजिक से फिर हमारे पास यूज़र्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आई थिंक फ़ोकस इसी पे होना चाहिए कि यूज़र्स लाना है कि नहीं, हमें फ़ोकस इस पे करना है कि हमें जो ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग एआई है, हमें उनको सरपास करना है कैसे। थो थोड़ी ये सरप्राइज़िंग बात नहीं है, जैसे आपको लगता है कि अगर अपने सुंदर पिचाई हों या फिर कोई भी बड़े-बड़े हों, जैसे अब अरविंद श्रीनिवास हों, परप्लेक्सिटी के फाउंडर, वो अगर वो इंडिया में होते तो आई थिंक, जैसे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, आई थिंक वो शायद परप्लेक्सिटी ना बना पाते। तो ऐसा क्या एज मिल जाता उन लोगों को कि वो बाहर जाके मतलब वही आईआईटीयन या फिर वही मतलब टॉप इंजीनियर बाहर जाके इतनी बेस्ट टूल बना देते, और अगर वो इंडिया में रहें तो वो थोड़ा मतलब एक तरह से मतलब उतना अच्छा लेवल का एआई टूल नहीं बना पाते जितना अच्छा वो बाहर जाके एक्सपोज़र लेके बना देते हैं। फिलहाल में ये वाली जो बात है वो थोड़ी मतलब चेंज हो रही है अभी समय के साथ, क्योंकि अब इंडिया में उतना ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो पुश भी कर रही है अपनी अच्छी-अच्छी पॉलिसी लाके एआई को उतना ज़्यादा मतलब एक तरह से फंडिंग कर रही है। जैसे अभी आज बजट आया तो उसमें भी उन्होंने उसको फंडिंग किया कि एआई की रेस में अब भारत को भी आगे आना चाहिए। तो लेकिन मतलब गवर्नमेंट पुश तो करती है, लेकिन हर काम को वो जब करती है जब वो पीछे रह जाती है। तो कम से कम अपन एआई की रेस में तो सबके साथ आगे नहीं है जाएँ, तो सबके साथ पैरेलली तो चलें कम से कम। जैसे इसमें आपका जैसे इसमें मेरा क्वेश्चन का जो वो मतलब था, गवर्नमेंट क्या इसमें इन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो कम रहता है, या फिर आपके जो आईआईटी है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उनका सपोर्ट थोड़ा कम रहता है? मतलब इसमें लैग कहाँ पर करते हैं? इंजीनियर लैग करते हैं या फिर गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन? आई थिंक थोड़ा-सा प्रोसेस में ही लैकिंग है, क्योंकि जो जो पाइपलाइन है वो सिर्फ़ ऊपर बैठे गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी, लेकिन नीचे बैठे स्टूडेंट्स तक पहुँची नहीं, तो ये बीच में ये क्या हुआ? इस पे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो इस पे भी फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि वो जो पाइपलाइन है, वो जो पहिया है वो ठीक से घूम रहा है, कहीं जाम तो नहीं लगा। क्योंकि एक तरफ से हम तेल तो डाल रहे हैं, बट वो पहिया एट द एंड तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही, तो क्या हो रहा है ये? वो बीच के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो तेल इंजन तक पहुँचा कि नहीं? फिर इंजन ने भी सही से उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया या नहीं? और फिर वो पहिए में कुछ जाम तो नहीं लगा? तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है गाड़ी को पूरी तरीके से चलाने के लिए। तो सिर्फ़ फर्स्ट और लास्ट प्रोसेस पे ही फ़ोकस करें तो ख़ैर वो पूरा नहीं हो पाएगा जो हमारा मकसद है। मकसद है कि गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें हर स्टेज पे हर जो बंदा है, ना कि सिर्फ़ स्टूडेंट और गवर्नमेंट, हर लेवल पे जो बंदा है, जो कि इंस्टीट्यूशन है या फिर जो प्रमोटर्स है, जो स्टार्टअप फंडर्स है या फिर जो 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 इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम इन सारे नॉलेज को प्रमोट करें, उनको भी सही तरीके से अपना फ्लो बनाए रखना है, और तभी हम अ, इस एआई की गाड़ी को आगे बढ़ा पाएँगे। थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब एक 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 तरह से जो ऑडियंस के माइंड में एक क्वेश्चन 100% आ रहा होगा, थोड़ा और इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जैसे आप चाइना और इंडिया को मतलब कितना मतलब देखते हो आप? जैसे कि चाइना में और इंडिया में मतलब जैसे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में तो अपन को मालूम ही है, 100% जो रियलिटी है वो ऑडियंस को भी मालूम है और हमको मालूम है। अगर एआई की रेस की बात करें या फिर इसमें जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो उसमें आपको मतलब कितना डिफरेंस नज़र आता है अपने इंडिया में और चाइना में? मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि अभी अपन लोग मतलब चाइना से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। ये रियलिटी एक्सेप्ट जितनी जल्दी हम कर लें, उतना बेटर रहेगा। सच तो यही में है कि हम एआई में भी काफ़ी पीछे हैं। जैसे पिछले साल ही डीपसीक जैसा मॉडल निकाल के उन्होंने काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी कर दी, और फिर अ, उन्होंने ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ये चीज़ बताई कि हमने काफ़ी सस्ते में एक एआई बना दी। तो ख़ैर उस बात में भी थोड़ी बहुत नोक-झोंक थी, बट उस डिटेल में नहीं जाते, बट एट द एंड हुआ ये कि चाइना ने अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर दिया एक एक फिर से वापस से कि हाँ, हम एआई रेस में भी पीछे नहीं है, ना कि सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग में ही। हम हर चीज़ में ही अब दुनिया को जवाब देना चाहते हैं, हम अपने आप को टॉप में रखना चाहते हैं। उन्होंने उस बात से प्रूव किया था। तो ख़ैर भारत
इन सब में आई थिंक ऐसा कुछ कभी कर नहीं पाया है और ना कि मैन्युफैक्चरिंग और एआई में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कभी नहीं कर पाया। बहुत चीज़ों में भारत ने भी अपने आप को दिखाया है कि हम अव्वल दर्जे के स्किल सेट रखते हैं अपने पास। बट एआई रेस में मुझे लगता है कहीं न कहीं हम पीछे ही हैं और हमें आई थिंक कुछ साल और लगेंगे और पता नहीं, मतलब मैं रफ़ एस्टिमेट दूँगा तो शायद हमें अराउंड 5 साल से 10 साल तक का समय लग सकता है अपने आप को इस एआई रेस में अ, खुद को वन ऑफ द टॉप में लाने के लिए। बट अगेन दुनिया भी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही है। कभी एआई का डिमांड है, तो कभी सेमीकंडक्टर्स, कभी क्रिप्टो में चला जाता है पूरा शिफ्ट। तो ऐसे बदलते दुनिया में पता नहीं कल एआई रहे ना रहे। बट आई थिंक भारत को मैं मतलब लेस देन 5 इयर्स में तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल है इमेजिन करना कि वो एआई लीडर्स में आ सकते हैं। अभी एक और टॉपिक जो इसके बारे में भी थोड़ा मतलब शॉकिंग होगा ऑडियंस के लिए, इसमें भी शायद मतलब जैसे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जैसे रोबोटिक। इसमें भी शायद इंडिया मतलब लैग ही करेगा रोबोटिक में। जैसे आप आपने देखा होगा कि चाइना के रोबोट है, तो अपने जो आपका जैसे आपके जो इंस्टी का जो मूड इंडिगो होता है, टेक फेस्ट होता है, उसमें उसमें मैंने इस साल देखा था कि जो यूनिट्री की तरफ से एक ह्यूमनॉइड रोबोट आया था। लेकिन अपने अपना जो टेक फेस्ट है वो आईआईटी का है। यानी कि जो टेक फेस्ट हो रहा है वो आईआईटी बॉम्बे का हो रहा है, या चाहे फिर आईआईटी कानपुर हो या फिर आईआईटी दिल्ली हो। टेक फेस्ट अपने इंडिया का हो रहा है, लेकिन उसमें जो रोबोट हैं वो रिप्रेजेंट किस किस कंट्री के हो रहे हैं? चाइना के। अगर उसमें अपने इंडिया के रोबोट तो रिप्रेजेंट होते ही नहीं है। तो आई थिंक इस टॉपिक को भी अगर आप थोड़ा सा मतलब जैसे एक्सप्लेन करें कि इंडिया में रोबोट पर भी उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसमें भी चाइना या फिर जो जर्मनी है, वो अदर कंट्री जो यूरोपियन कंट्री है या फिर अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका कंट्री है, इसमें भी वो शायद आगे है। लेकिन इंडिया में मतलब अगर अगर आप गूगल पे जाकर भी सर्च करोगे ना कि कोई ह्यूमन ह्यूमन रोबोट कंपनी इंडिया की, तो वो आती ही नहीं है। मुश्किल से एक या दो होंगी। लेकिन वही जब आप चाइना की बात करें, तो उनकी लिस्ट आ जाती है कि इतनी सारी जो, जबकि आपको मालूम है कि आने वाले वक्त में जो मिलिट्री वाला जो मतलब सिस्टम है ना, पूरा वॉर सिस्टम वो चेंज होने वाला है। वहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट एक तरह से लाए जाएंगे। तो इसमें भी आप बताएं कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसमें इंडिया कितना मतलब लैग कर रहा है पीछे। इस फ़ील्ड में इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं, बट हाँ, जैसा कि आपने कहा कि चाइना का काफ़ी नाम सुना है, तो हाँ, मैंने भी नाम सुना है चाइना का। चाहे वो रोबोटिक्स हो, एआई हो, ईवी हो, ऑटोमैटिक कार्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, हर फ़ील्ड में ही मतलब चाइना का नाम आता ही है। वो टॉप में भले ही नहीं, बट टॉप 3 में, टॉप 5 में आ ही जाता है चाइना। तो अ, बट हाँ, भारत का नाम थोड़ा-सा ऐसे ब्लरी सा ही रहता है इन जगहों पे कि रोबोटिक्स में कब, बट रोबोटिक्स के लिए अगेन हमें हर तरीके के इंजीनियर्स की ज़रूरत है और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी बड़ा लग जाता है इन तरह की चीज़ों में, इनके डेवलपमेंट में। और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, इसमें काफ़ी चीज़ें चाहिए, मैकेनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बट अ, इनमें थोड़ा सा जैसे सरताज, मैं थोड़ा सा मतलब एक बात जैसे पर्सनली पूछना चाहूंगा कि आईआईटी में जैसे मोस्टली जैसे मैंने देखा है वहां पर, जैसे वहां पर लैब का थोड़ा मतलब सिस्टम समझ में नहीं आया कि उतना जैसे, क्योंकि अगर अपन को कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, कोई भी अपन को ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है या फिर कोई भी रोबोट बनाना है, तो वहां पर आप अपनी जो लैब है उसका सिस्टम समझा सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको पूरी फंडिंग दी जाती है। जैसे आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको वो वर्ल्ड क्लास लेवल की लैब प्रोवाइडेड होती है। एक्सप्लेन करें कि वो आईआईटी में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, या फिर थोड़ा सा वहां पर भी लैक है कि अपन को वर्ल्ड क्लास लेवल की लैब लैब है, जो लैब फैसिलिटी वो वहां पर दी जाती है या फिर नहीं। मैंने मैंने देखा है, मतलब जितना मैंने देखा है अब तक अपने आईआईटी में, वहाँ पे जो ये क्लब्स होते हैं, जो मैं क्लब का नाम भूल रहा हूँ, बट ऐसे छोटे-छोटे क्लब्स होते थे जो कि आई थिंक कुछ तो ऐसे प्लेन्स वगैरह बनाते थे और कुछ ऐसे गाड़ियाँ, कुछ रोवर, आईटीबी रोवर समथिंग कुछ नाम था। मैं नाम ध्यान से याद नहीं आ रहा, बट बिल्कुल मुझे वहाँ पे तो जितना मैंने देखा वहाँ पे टूल्स वगैरह तो सारे ही अवेलेबल होते थे। बच्चे काफ़ी एंथु से पार्टिसिपेट भी करते थे और अ, उनको एट द एंड एक प्रोजेक्ट बना के भी शायद दिखाना होता था। मेरा एक दोस्त था इस आईआईटीबी रोवर क्लब में, बट मुझे
जितना ध्यान है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको तो सारी चीज़ें ही प्रोवाइड होती थी। फंडिंग वगैरह तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी उस लैब में। और जितना मैं डिपार्टमेंट लैब्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब आईआईटी भी मतलब आईआईटी के मतलब सीएस डिपार्टमेंट्स में तो आप जानते ही हो लैब्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग ऑनलाइन ही सारा काम कर लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो फिज़िकली लैब्स में जाने की ज़रूरत भी पड़ती नहीं है। तो अ, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ब्रांच मेरा अ, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में नहीं था ज़्यादा। चलिए, तो अपन लोगों ने मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात भी की, थोड़ी एआई की बात भी की। ऑडियंस को मतलब थोड़ा मैं जैसे फिर से बोल दूं कि हम लोगों ने मतलब वो वाली बात नहीं की, जैसे प्रिपरेशन वाली बात की अपन को आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। आई थिंक वो मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट मतलब इसके रिलेटेड ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं। लेकिन मैंने ये ऐसे आईआईटीएन के थ्रू आपको मतलब बताने की कोशिश की है कि वो मतलब अपने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पर अभी है, और एज आईआईटीएन उस चीज को कैसे देखते हैं। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस की। तो अभी हम जैसे डिस्कस करते हैं थोड़ा कल्चर के बारे में, कि वो अब जैसे जो हमारे गेस्ट हैं सरताज, वो इंडिया से सैमसंग में वहां पर साउथ कोरिया गए हैं, तो उनको यहाँ से जो कल्चर है उसमें भी थोड़ा बहुत कितना डिफरेंस आया है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि अपने इंडिया में ये मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कोई सा भी पॉल्यूशन ले लो, मतलब उसमें हम लोग शायद टॉप रैंक पर आते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आप कल्चर के बारे में या फिर अपने जो सिविक सेंस के बारे में बताएं, क्योंकि हम अगर मतलब मैं ये क्वेश्चन आपसे, वैसे आप तो इंजीनियर हैं लेकिन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा कंट्री कंट्री टू कंट्री का एक्सपोजर भी है कि आप इंडिया में भी रहे और आप अभी एक फॉरेन कंट्री में हो, तो वहाँ का जो सिविक सेंस है या फिर वहाँ का जो मतलब एनवायरमेंट है, कल्चर है, वो कितना डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में उतना खराब है। ठीक है, हम लोग मतलब रिस्पेक्ट अच्छी करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं अपन लोग, लेकिन जो रियल ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं शायद उनके बारे में हमें मतलब जानना जरूरी है। और हम आईआईटी से पास आउट जो स्टूडेंट हैं और जो दूसरी कंट्री में अभी हैं वहां पर, उनसे जाने मतलब जाना सही रहेगा कि उनका जो एक्सपीरियंस है फॉरेन कंट्री में वो कैसा है। तो ख़ैर आपने जो पॉल्यूशन की बात तो आपने कह ही दी कि हाँ, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है, बट हाँ, यही सच्चाई है। बट इसमें पूरी तरीके से गलती थोड़ा-सा ज्योग्राफिक लोकेशन में भी हम थोड़ा-सा डिसएडवांटेज में हैं, क्योंकि जो वेस्ट की तरफ हवा बहनी होती है ठंड के मौसम में, वो ब्लॉक हो जाती है और फिर पॉल्यूशन जो है वो इंडिया के नॉर्थर्न बेल्ट में ही ट्रैप हो जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफिक डिसएडवांटेज के बाद भी हम कुछ कदम उठा सकते थे। ख़ैर हमने उसमें भी थोड़ा-सा हम पीछे ही रहे हैं। जैसे गाड़ियाँ या इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से जो पॉल्यूशन फैलता है, उसके बारे में भी हमने ज़्यादा एक्टिवली कुछ काम नहीं किया उसपे। और यही मेन कारण है वैसे तो, और इसके अलावा भी छोटे-मोटे कारण हैं। हाँ, और सिविक सेंस वग़ैरह की बात करूँ तो अ, थोड़ा डिफ़रेंस तो है, जैसे कि कोरिया का तो आपने देखा ही होगा, हर जगह वीडियो वग़ैरह बहुत रील्स में आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा-सा थो वो एक माइंडसेट होता है लोगों में, बचपन से ही सिखाया जाता है कि कचरा नहीं फैलाना या फिर पूरा घर जैसा ही साफ रखना है बाहर भी। तो लोग मान के चलते हैं, बट इंडिया में थोड़ा-सा मैंने देखा है कि लोग इसमें पीछे रहते हैं। और जैसे कि मैं अगर जैसे अपनी बात करूँ, तो मैं जब इंडिया से कोरिया आया हूँ, तो मैं खुद को ऐसा देखता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और ये लोग भी मुझे देखते हैं कि ये बंदा जो है भारत से आया है। तो मेरे अंदर एक ऐसा मतलब मेरे पता नहीं मैं सही सोचता हूँ कि नहीं, बट मैं खुद को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका हूँ खुद को, कि मैं यहाँ के लोगों के लिए मैं भारत को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा मेंटेन करना है। ये लोग जितना करते हैं, मुझे उससे भी 2 कदम आगे दिखाना है कि हाँ, ये जितना कर रहे हैं मुझे डेफ़िनिटली उससे बेटर करके दिखाना है, वरना कहीं मेरे देश की या फिर मेरे देश पे कोई उँगली ना उठा दें। तो वो एक बात आती है। और मैं उस नज़रिए से चलता हूँ, और मैं सभी एनआरआई लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अ, ऐसे ही ट्राई करते रहें, अपने अपने आप को दिखाएँ कि हम आपसे भी ज़्यादा हाँ, आपसे भी ज़्यादा आपके देश की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी हमें उस नज़रिए से देखेंगे और हमारे देश को भी वो बदले में रिस्पेक्ट ही देंगे। तो इसी तरीके से एक म्यूचुअल पीस बने रहेगा।
तो कोई जैसे आप इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहे हो जैसे कोरियन के बारे में, जैसे जो अभी क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, कोई भी इंटरेस्टिंग बात जैसे आपने वहाँ पर देखी हो, आपको शॉकिंग लगी हो, जैसे अपन दूसरी कंट्री में जाते, लेकिन अपन कंट्री में जैसे मतलब अपने इंडिया से थोड़ी डिफरेंट है वहाँ पर। तो कोई भी चाहे वो रिचुअल से रिलेटेड हो या फिर वहाँ का जो कल्चर है उससे रिलेटेड हो, जो भी आपको वहाँ का पसंद आया हो, जिससे ऑडियंस को थोड़ा मालूम चले कि यार कोरिया में मतलब ये वाली चीज़ होती है। कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं। जैसे मेट्रो के बाहर एकदम प्रॉपर लाइन बनी होती है। ऐसा नहीं कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें बोल रहा है डाँट के कि आपको लाइन ही बनाने के रखनी है। कोई भीड़ नहीं, चुपचाप से लोग उतरेंगे और हम चढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव मतलब काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है कोरिया के लोगों की तरफ और कोरिया के कल्चर की तरफ। ये डिसिप्लिन के अलावा दूसरी चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगी वो है इनका इनका रिस्पेक्ट देने का तरीका। जैसे अगर आपसे ऐज में कोई बड़ा है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। जैसे मैं मूवी वगैरह में भी देखता हूँ कि अगर अ, 2 लोग एक-दूसरे को मतलब अगर एक-दूसरे से अगर झगड़ रहे हैं, अगर दो एक विलेन अगर हीरो से झगड़ भी रहा है, तो विलेन बोलता है कि मैं तुमसे ऐज में बड़ा हूँ, मुझसे रिस्पेक्ट में बात करो। तो वो उस लेवल पे इनका कल्चर जो है ऐसे बढ़े हुए हैं। तो थोड़ा-सा फ़नी भी लगता है कि हाँ, मतलब इतने सीरियस डिस्कशन में भी ऐज की मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो इन्होंने इनकी इनकी एक्चुअली जब मैंने नोटिस किया तो इनकी एक्चुअली ही ऐसे ही इनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि बड़े एज वालों को रिस्पेक्ट देनी है और छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं कि अम, देने का मतलब ऐसे 2 हाथ यूज़ करके लेना या देना, उससे क्या है कि बस वो एक तरीका है रिस्पेक्ट दिखाने का कि मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और इनके लैंग्वेज में भी डिफरेंस है। एक तो नॉर्मल जो है ही इनका ग्रामर, इनका फॉर्मल ग्रामर जो है वो अलग तरीके से ही एक और बनाया गया है ताकि जब हम बड़े उम्र वालों से बात करें तो उस फॉर्मल ग्रामर का यूज़ करके बात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो शॉकिंग लगा है मुझे इनके कल्चर पे, वो है कि ये इनके इनके यहाँ सौना होता है, सौना कहते हैं इनको। वहाँ पे सब बिल्कुल बिना कपड़ों के ही नहाते हैं, सब एक-दूसरे के सामने, तो काफ़ी ऐसे नॉर्मल रहता है वो। बट इंडिया में जैसे आप देखें कि ऐसे प्राइवेट रहता है, इतना नॉर्मल नहीं है। तो वो एक थोड़ा-सा एक बड़ा शॉक लगा है, तो मैं तो कभी कभी गया नहीं क्योंकि मैं ये शायद ना कर पाऊँ। मैं इंडिया में ही पला-बड़ा हूँ, तो वो भारतीयता रहेगी मेरे दिल में। बट ये एक शॉकिंग चीज़ लगी थी। और थोड़ा एक मतलब एआई से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो शायद मैंने वहाँ वहाँ पर कवर नहीं किया, कि आपने देखा होगा जैसे आप अगर आप जैसे वहाँ पर यूट्यूब अलाउड है या नहीं? क्योंकि ऑडियंस को ये मालूम चले वहाँ पर यूट्यूब अलाउड है या नहीं है? हाँ, हाँ, बिल्कुल अलाउड है। यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, कुछ ऐसा बैन नहीं है। थोड़ा जैसे आपके साथ कोरिया के स्टूडेंट भी आपके साथ वर्क करते होंगे, तो उनका आईआईटी की तरफ कैसा माइंडसेट रहता है? वो मतलब आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली या फिर कोई सा भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उनका थोड़ा माइंडसेट, क्योंकि जैसे हम लोगों को जैसे इंडिया में रहते हैं ना, उनको मालूम है कि आईआईटी जो है ना, उनकी पावर कितनी है, और वो वर्ल्ड ने भी देखा है कि उनकी पावर है, और वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खुला, और आईआईटी बॉम्बे का जो पार्टनरशिप के साथ जापान के में भी उनका खुले, और आईआईटी मद्रास का तंजानिया में। तो एज अ साउथ कोरियन स्टूडेंट वो आईटी को मतलब जैसे हार्वर्ड से अगर अपन देखें या फिर एमआईटी से देखें, तो अपने इंस्टीट्यूट की जो वहाँ पर रेपुटेशन है या फिर आईआईटीएन की जो रेपुटेशन है, तो उसके बारे में भी थोड़ा, जिससे ऑडियंस को भी ये मालूम चले कि आईआईटी जैसे बाहर की कंट्री में कितने प्रेस्टिजियस हैं, और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, जैसे कोरियन जो स्टूडेंट है वहाँ के। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली अम, काफ़ी लोगों को ही पता है आईआईटी के बारे में। कुछ लोग नहीं जानते बट काफ़ी लोगों को ही काफ़ी बड़ा मतलब मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनको तो पता ही है। वो कहते हैं कि उनको जब मैं बताता हूँ कि मैं आईआईटी से हूँ तो वो बड़े शॉक्ड रहते हैं कि ओह! आप आईआईटी से हैं? तो ये तो मतलब काफ़ी मेहनत करी होगी आपने तो हमने सुना है कि हाँ, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है आईआईटी। तो मैंने कहा हाँ, मेहनत तो लगी ही थी बट एट द एंड अ, एट द एंड कोरिया आने में भी आई थिंक ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे आईआईटी में जाने से। और इनके लिए आईआईटी एक्चुअली ये लोग अ, अपने टॉप यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं। इनके भी कुछ जैसे काइस्ट या फिर एसएनयू वगैरह इनके भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये लोग वैसे सोचते हैं कि हमारे लिए वहाँ उन कॉलेजेस में जाना जितना मुश्किल है, इनके लिए भी इतना ही मुश्किल रहता होगा। तो उस हिसाब से वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, मतलब अ, एक
एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देते कि आईआईटी में गया है तो शायद मतलब काफ़ी मेहनती बच्चा रहा होगा। तो वो वाले नज़रिए से देखते हैं बेसिकली। और लास्ट का क्वेश्चन मतलब यही रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने जो इंडिया की ऑडियंस है, आज एआई सबसे बेस्ट पावरफुल सोर्स है। लेकिन इंडिया की ऑडियंस, अगर आपने शायद रील नहीं देखी, लेकिन इंडिया की जो ऑडियंस है, स्टूडेंट है या फिर जो यंग जनरेशन है, वो किस तरह से एआई को यूज कर रहा है। मतलब वो मतलब बकवास वीडियो को बनाने में वो अपनी मतलब समय को खराब कर रहा है। मतलब ऐसे एआई टूल जिनसे हम वर्ल्ड क्लास लेवल की सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट को भी डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब एक मैंने एक स्टूडेंट के बारे में देखा था। मैंने अमेरिका का स्टूडेंट था, लेकिन वो चाइना में आ गया था। उम्र थी उसकी 14 साल। मतलब उसने डीजीआई कंपनी के मतलब लेवल का उसने ड्रोन को तैयार किया 14 साल की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ एआई की हेल्प से। उसको कोडिंग नहीं आता था, लेकिन उसने एआई की हेल्प से कोडिंग की और मैन्युफैक्चरिंग उसने चाइना के में कराई। मतलब तो उसने पूरी की पूरी सप्लाई चेन को समझा। लेकिन तो मतलब आप अपना जो एक तरह से पर्सपेक्टिव है, अपना ओपिनियन अपने इंडिया के यूथ के बारे में, कि जैसे आप लास्ट में अपने जो इंडिया की जनरेशन है उसको आप एआई का टूल, जो एआई के जो जितने भी टूल हैं उनको यूज करने की सलाह कैसे देते हो, कि वो इन एआई का टूल करके कितने बेस्ट क्लास की सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज को मतलब बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शायद आप कंज्यूम नहीं करते, लेकिन आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे कि इंडिया एआई का यूज कैसे कर रहा है। मतलब इतने बकवास तरीके की इमेज को जनरेट करने में, किसी भी पर्सनालिटी की मतलब उसकी लाइफ को खराब डिस्ट्रॉय करने में, ये मतलब बहुत बड़ा मतलब सेंसरशिप वाला मुद्दा है। कि उन्होंने जैसे कैसे रश्मिका मंदाना का एक खराब वीडियो पब्लिश किया था एआई का यूज करके। वो वहीं पर अमेरिका के या फिर किसी चाइना जर्मनी के जो स्टूडेंट हैं, वो एआई का यूज करके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं और उनको मतलब एक तरह से बना रहे हैं। अम, मैं एक्चुअली मैंने भी वो मतलब ऐसे वीडियोस तो देखे ही है कि जिसमें जैसे यंग जनरेशन उसको थोड़ा-सा एक एक अलग नाम ही दे दिया कि ब्रेन रॉट वीडियोस जैसे बोलते हैं। तो हाँ, वो जनरेट ज़रूर की है और इस तरह की चीज़ें उस कम उम्र के बच्चों को अट्रैक्ट भी करती है। वो पता नहीं गड्ढे में घुसते ही चले जाते हैं और फिर वो बस क कंटिन्यू होते रहता है वो साइकिल, वो लोग बनाते रहते हैं और फिर वो जनता कंज़्यूम करती रहती है। बट एक्चुअली मैं कहूँगा कि आप थोड़ा ट्राई करें इस तरह के लूप में फँसने का, इस तरह के गड्ढे में गिरने से अच्छा है कि आप इसको अपने हर जीवन के हर चीज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में लगाएँ। आप जो भी काम करते हैं, आप जैसे खाना भी बनाते हैं तो आप एक बार चैट जीपीटी से पूछिए या फिर कोई भी एआई टूल जो आप यूज़ करते हैं, आप उससे पूछिए कि एक बार कि कुछ रिफ़ाइन कीजिए कि या फिर क्या पता आपकी रेसिपी जो है वो थोड़ी बेटर हो जाए। या फिर आप अगर वॉक भी करने जा रहे हैं तो आप वैसे पूछिए कि आपने इतना खाना खाया है या फिर आपको कितने किलोमीटर्स की वॉक की ज़रूरत है। तो उस तरह की चीज़ें चैट जीपीटी में काफ़ी अपनी डेली लाइफ़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपको, जैसे आप अगर वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आपको कौन-सा दिन किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। और मतलब ऐसे मैं काफ़ी अनगिनत केसेस गिनवा सकता हूँ बट ऐसे डेली लाइफ़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब आप ये तो पर्सनल लाइफ़ हो गई, लेकिन अगर आप जब पर्सनल लाइफ़ में ही इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको जब उसकी पावर दिखेगी एआई की, तो आप अपने आप ही आपको दिख जाएगा कि आप इसको अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी तरह का जॉब करते हो, ये मतलब एआई टूल हमेशा ही हर चीज़ में ही कहीं न कहीं आपके काम को ईज़ी ही करेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके काम को मुश्किल कर रहा है। वो ज़रूर मतलब कुछ ऐसे केसेस थे, मतलब जब मॉडल्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे तब बिल्कुल इतना इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता था और फिर काम जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। बट अब काफ़ी बेटर हो गए हैं एआई मॉडल्स और हर वक़्त रिसर्च इसमें एक्टिवली चल ही रही है कि हर तरह के टेस्ट केस को कैसे टैकल करना है, कैसे सुलझाना है। तो अ, मैं बस मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट ही है यंग जनरेशन की से कि इस तरह के ब्रेन रॉट वीडियोस को अवॉइड करें और एक बार इस लूप्स को तोड़ के इससे बाहर निकलने का ट्राई करें। और जब आप खुद को एक बार कंट्रोल कर लोगे तो अपने आप ही इस चीज़ की जब डिमांड कम होगी मार्केट में तो इसकी सप्लाई भी आना बंद हो जाएगी और फिर लोग जो है प्रोडक्टिविटी में ही ध्यान देंगे। मोस्टली मैंने मतलब ये वाला क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया, क्योंकि जैसे आप अभी थोड़ा मतलब जैसे, क्योंकि मैं थोड़ा एक तरह से पॉडकास्ट रिलेटेड कंटेंट जब अभी सर्च कर रहा था, और मैं ऑलरेडी मतलब इसमें मीडिया मतलब इस वाले फील्ड में हूँ। तो देखा था कि अपने जो इंडिया के पास अभी पोटेंशियल है बहुत, मतलब एक से एक चीज करने को और अपनी डेवलप कंट्री को बनाने में।
लेकिन अपनी जो जनरेशन है, अगर वो इस समय पर वो अगर ऐसे ऐसे मतलब खराब रास्ते पर चली जाएगी, तो आई थिंक इंडिया कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रीसियस टाइम है, जहाँ पर अपन एआई का यूज़ करके एआई का यूज़ करके अपन चाइना को फॉलो कर सकते हैं, और वो या तो फिर अपन एआई का यूज़ करके उनके सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज्यूमर बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना जब मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को बना रहा था, तो इंडिया क्या बना था? कंज्यूमर, यानी कि उनकी प्रोडक्ट को सिर्फ़ हम लोगों ने कंज़्यूम किया, ना कि बनाया। और ऐसा ही अभी हो रहा है, आपने देखा होगा कि एआई को बना रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड, और इंडिया क्या कर रहा है, उसका उसका कंज्यूमर बन रहा है उसका, उसको सिर्फ़ कंज़्यूम कर रहा है, ना कि बना रहा है। तो आई थिंक आपकी बात से जो स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट होंगे कि हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें मतलब हमें कुछ बनाना भी तो है उस एआई को यूज़ करके। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ वो चैट जीपीटी को यूज़ करें, क्लॉड को यूज़ करें, या फिर जो इमेज जनरेशन है, मिड जर्नी, उनका यूज़ करके सिर्फ हम कार्टून बनाते रहें, या फिर किसी भी जो भी सेलिब्रिटी हैं उनका मतलब खराब वीडियो बना के पब्लिश करते रहें। तो मतलब कुछ अच्छा वीडियो आपने बताया, अच्छे से बताया भी है कि हाँ, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मतलब जैसे आप चाहे वो रेसिपी बना रहे हो उसमें, या फिर अपने वर्कआउट को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें आप मतलब एआई का यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक एक और बात है, थोड़ा मतलब ये पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है। क्या आप मतलब सैमसंग के प्रोडक्ट ही यूज़ करते हो अभी? जैसे जैसे सैमसंग का फोल्ड 7 है, या फिर पीसी है, या फिर सैमसंग, या फिर किसी भी कंपनी के यूज़ करते हो? अ, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था गिनने का कि मैं कितने सैमसंग प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। तो मेरे अराउंड देख लिए थे कि 10 से ज़्यादा थे, अराउंड 10-12 के अराउंड आए थे। तो मेरा घर जो है पूरा सैमसंग के प्रोडक्ट से ही घिरा हुआ है, और ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ। बेसिकली इसी का ही डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। सैमसंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है कोरिया में और कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदनी होती है, दिमाग में सिर्फ़ सैमसंग ही आता है यहाँ पे। तो और क्योंकि लाइफ़ जो है कन्वीनिएंट भी हो जाती है थोड़ी-सी बेटर। अगर मैं कोई यूएस का प्रोडक्ट खरीदूँ या फिर कोई इंडिया का प्रोडक्ट खरीदूँ यहाँ पे, उससे थोड़ी बेटर कन्वीनियंस ही मिलेगी अगर मैं कोई सैमसंग का प्रोडक्ट खरीदूँ। तो बस वही रीज़न है डायरेक्ट। बट हाँ, मैं पीसी या फ़ोन यूज़ नहीं करता अभी सैमसंग का, बस बट क्योंकि वो मैं अपने इंडिया वाले ही यूज़ करता हूँ। वो मैं ऑलरेडी खरीद चुका था अपने कॉलेज लाइफ़ में ही। और उसके अलावा जो मुझे नई चीज़ें यहाँ पे खरीदनी पड़ी, वो सारी हाँ, बिल्कुल सैमसंग की ही हैं। जैसे शायद कोई फ्रिज दिख रहा होगा, पीछे ये भी सैमसंग का ही है। तो या फिर जिस टैब में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सैमसंग का है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें ही। और एक थोड़ा मतलब थोड़ा रैपिड फायर की तरह, मतलब मैं फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपन को मैक लेना चाहिए या फिर विंडो? विंडोज़। विंडोज। इसका मतलब रीजन क्या है इसका? गेमिंग, या फिर प्रोडक्टिविटी, या फिर मतलब इसका जो प्रोसेसर वो, या फिर जीपीयू फास्ट होते हैं? मैंने अपना पर्सनल लाइफ़ को एज़ अ एग्ज़ाम मतलब इसको पर्सनल लाइफ़ को सोच के ही मैंने ये आंसर दिया, क्योंकि जब आईआईटी बॉम्बे में जब मैं गया तो जब मैं प्रोजेक्ट्स करता था उसके, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ते थे जो कि मैकबुक पे नहीं होते थे। तो जो बच्चे मैकबुक यूज़ करते थे उनको थोड़ी दिक्कत आती थी। उनको सीएस के हमारे लैब में जाके वहाँ के पीसीज़ में काम करना पड़ता था। बट जो विंडोज़ वाले थे वो घर बैठ के ही उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके आराम से चला के मतलब अपने हॉस्टल रूम में ही बैठ के काम कर पाते थे आराम से। तो वो एक एडवांटेज होता था विंडोज़ का रखने का। इसके अलावा मैकबुक तो काफ़ी अच्छा है कोडिंग के लिए, मैंने सुना ही है। बट विंडोज़ में एक वो आप डुअल बूटिंग करके आप उबुंटू इंस्टॉल कर सकते हो। और सीए स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तो उबुंटू ही है। मैं मेरे ख्याल से लोग एग्री भी करेंगे, जो जितने अगर कोई सीएस का स्टूडेंट अगर देख रहा हो तो आई थिंक विंडोज़ में वो आसानी से हो जाता है। विंडोज़ में वो डुअल बूटिंग ईज़िली हो जाती है। और मैक का मुझे पता नहीं, मैक में हो पाता है कि नहीं, इतना आइडिया नहीं मुझे। बट आई थिंक जितना मैंने देखा है शायद वो नहीं पॉसिबल होता था मैक के लैपटॉप्स में, बट मैकबुक्स में तो अ आई थिंक विंडोज़ कॉलेज लाइफ़ में एक काफ़ी अच्छा चॉइस है। जॉब लाइफ़ में आप बिल्कुल मैकबुक में स्विच कर सकते हैं। थोड़ा एक फाइनल एक सवाल और है। सवाल मतलब ये है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्या मतलब, हम लोग तो नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैंने क्वेश्चन बोल दी, क्वेश्चन की तरह रखा है। जैसे अपन लोग जब जैसे अब जो भी एस्पायरेंट हैं वो जब कॉलेज में जाते, तो वो वहाँ पर हेल्थ को थोड़ा शायद इग्नोर करते हैं, या मतलब जैसे वो नाइट लाइफ को जीते हैं ज़्यादातर। तो वो आपके हिसाब से कितना मतलब आप उसको जस्टिफाई करते हैं कि वहाँ पर ठीक है, आप जब कॉलेज में हो तो आपको नाइट लाइफ को मतलब जीना ही पड़ेगा, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर
अपने जो पीयर ग्रुप है उसके साथ मतलब एन्जॉय करने के लिए या फिर कोई भी वर्क करने के लिए, वहाँ पर मतलब हेल्थ को प्रायोरिटी 1 पर रखते हैं या फिर प्रायोरिटी 2 पर रखते हैं वहाँ पर, जब कॉलेज लाइफ में होते हैं वहाँ पर? आप कोरिया की बात कर रहे हैं? नहीं, 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 मैं आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे वहाँ पर कॉलेज में। हाँ, तो आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ, जैसे मैं अब अपनी अगर बात करूँ तो मैंने भी इग्नोर ही किया है हेल्थ वाले पार्ट को अपने कॉलेज लाइफ में। अम, मैं डाइटिंग करता था बट मैं इतना एक्सरसाइज़ वाला स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने वो वाला पार्ट मोस्टली इग्नोर कर दिया। बट अब थोड़ा लगता है कि मुझे कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए था एटलीस्ट, जो मैंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला। बट अब जब मैं जॉब लाइफ में हूँ, तो मैं बिल्कुल अपने काम को तो करता ही हूँ, बट उसके अलावा मैं एक स्पोर्ट भी खेलता हूँ। हर दिन मैं थोड़ा टाइम, ऐसे आधा घंटा टाइप टेबल टेनिस खेलता हूँ या फिर वीकेंड में फुटबॉल खेल लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि उससे थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है और काम करने में एक अलग एनर्जी मिलती है। तो वो एक एडवांटेज रहता है, और वो ख़ैर वो मुझे स्टूडेंट लाइफ़ में भी मिलती है अगर मैं कोई स्पोर्ट खेलता या फिर कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करता। बट मैं बिल्कुल ऑडियंस को रिकमेंड करूँगा कि कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलते रहें। तो अभी जैसे आप अब अपनी मतलब घर से दूर हैं, तो क्या आपको मतलब जैसे घर वालों की जैसे याद आती है? क्योंकि मोस्टली जो अभी कॉलेज पास आउट होंगे, प्लेसमेंट भी उनका लगेगा, तो वो शायद बाहर भी जाएँगे अपने देश को छोड़कर। तो इस वाले मतलब पॉइंट को मतलब आप बता सकते हैं कि कितना मतलब आपको अपना भारत याद आता है, अपने घर? और जैसे अभी 26 जनवरी भी था, तो आई थिंक आपने जैसे उसका गाना भी सुना होगा, वो हमारे बॉर्डर मूवी का। तो इसको ये आपका पर्सनल है, जैसे आप बताना चाहें, जैसे बता सकते हैं कि वहाँ पर कितना अपन को मतलब अपने इंडिया का, जैसे अब किसी फॉरेन कंट्री में रहते तो फिर जाके जैसे पहले ड्रीम तो होता है कि यार फॉरेन कंट्री में जाना है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा-सा लगता है यार कि नहीं, हमें तो अपनी ही कंट्री में जाना है। तो मतलब इसका थोड़ा आपको आपका जैसे क्या ओपिनियन है इस बारे में? मुझे ज़्यादा वक़्त हुआ नहीं है कोरिया में, तो मैं तो अभी इस शहर से जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो मुझे काफ़ी काफ़ी लगाव हो गया है इस शहर से। काफ़ी अच्छी सुख-सुविधाएँ हैं। काफ़ी खूबसूरत भी है। मैं घूमने निकलता हूँ, साफ-सुथरे सड़क, और अ काफ़ी लोग इतने अच्छे से जो व्यवहार करते हैं, मतलब उससे भी काफ़ी प्रभावित हो जाता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ख़ैर अभी घर की याद की जो आपने बात की, उस हिसाब से मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो उतना मैं घर को उतना मिस नहीं करता, क्योंकि मैं जब 16 साल का था, 16 साल से ही मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं कोटा गया था अपनी 11th-12th की पढ़ाई के लिए, और फिर उसके बाद कॉलेज में भी 4 साल। कोविड के वक़्त हाँ, ज़रूर मैं 1.5 साल घर पे ही रहा था। बट उसके अलावा कॉलेज में तो आप जानती हैं लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो लंबी छुट्टियों में घर चले जाते थे। और अभी जैसे छुट्टियाँ कम मिलती हैं, ऐसे 2-3 हफ़्ते के लिए ही। साल में जैसे अराउंड 2-2 हफ़्ते के लिए 2 बार ही जा पाते हैं। तो अ, उस वैसे देखें तो ठीक है। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि वीडियो कॉल हो जाती है आराम से। बट इतनी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, घर को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करने का, कि हाँ, अब इंडिया वापस चले जाना चाहिए, वो वाला फ़ेज़ अभी आना बाकी है। और ये सबके लाइफ़ में आता है, मेरे जो सीनियर्स यहाँ पे कोरिया में काम करते हैं, उनके लाइफ़ में आता है, और वो चले जाते हैं। तो मैं तो ये एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही चले जाना है। तो बट थोड़ा-सा हिट करता है ये रियलिटी, कि मुझे जो इतना लगाव हो गया इस शहर से, एक दिन सब सब शायद छोड़ के वापस जाना पड़े अपने देश। हुँ, और जैसे एक 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 वर्ड में आप इंडिया की सबसे बेस्ट चीज़ क्या मतलब बताना चाहोगे? सिर्फ़ मतलब ये कि इंडिया में ये वाली चीज़ है वो सबसे बेस्ट है, इंडिया के बारे में? मुझे लगता है इंडिया का खाना बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और शा ऐसा नहीं कि शायद मुझे मैंने माइंड में गेस कर लिया था कि हो ना हो मतलब फूड से रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ। हाँ, इंडिया का खाना बेस्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मतलब हाँ, कोरियन खाना खराब है। मुझे कोरियन खाना भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा-सा ही इंडियन खाना मुझे पसंद है ज़्यादा। और क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं अराउंड सब कुछ खा खा सकता हूँ आराम से ईज़िली। मतलब वो चाहे सी फूड हो, या फिर मीट हो, या फिर अ मतलब अंडे वग़ैरह, जो कि इंडिया में यूजुअली वेजिटेरियन लोग नहीं खा पाते। जो वेजिटेरियन दोस्त आते हैं मेरे यहाँ पे, उनको तो काफ़ी दिक्कत होती है खाने से रिलेटेड, बट मेरा चल जाता है। तो मैं तो काफ़ी अच्छे से एन्जॉय कर पाता हूँ। बट
अ, हाँ, इंडियन फूड को तो कोई कोई शायद सरपास ना कर पाए इस पूरे वर्ल्ड में।